हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अपना कल वीडियो नहीं डाल पाई बिकॉज ऑफ सम रीज़न, बट आज मैं उससे पहले वाले मैंने जो भी पढ़ाया था क्रेब साइकिल के बारे में, होप आप लोगों को वो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और मैंने उस दिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बहुत जगह ऐसा बताया बोला था। जैसे जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम क्या होता है, NADH बनता है। तो और मैंने बोला था वहाँ पर डायरेक्टली ऐसे ATP नहीं देते, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है तब वो NADH2 का एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 का वैल्यू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनता है। तो आज हम लोग वही देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो भी है, उसके बाद उसका कैसे वो NADH2 या FADH2 का वैल्यू ATP में कन्वर्ट हो जाता है। सो लेट्स हैव अ लुक। तो सबसे पहले इतना एकदम ध्यान में रखो कि जो हम लोग ने ग्लूकोज का पढ़ा था, तो इसमें क्या है कि वो जो ग्लूकोज है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ये NAD को देता है, जिससे क्या होता है NADH2 बनता है। और वही चीज़ FAD को भी देता है, जिसमें FADH2 बनता है। तो दो जगह ये अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन किसको किसको दिया, NAD को भी दिया और FAD को भी दिया, जिससे NADH2 और FADH2 दे रहा है। उसके बाद फिर ये NADH2 और FADH2 दोनों जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में घुसता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है तो वहाँ क्या क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। जैसे देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का, सॉरी थोड़ा फेडेड है बट समझो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये जो स्पेस है, मतलब मैं इसको कलर नहीं कर रही हूँ, बस समझ जाओ, दिस इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन, सॉरी इंटर मेम्ब्रेन। ये है तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन, तो अंडरस्टूड ही है। ये हुआ इनर, और ये जब आउटर और इनर दोनों के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग इंटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो, जैसे हम लोग ने ऐसा एंजाइम में पढ़ा है, वैसे तो मैं बताऊंगी बाद में, लेकिन एंजाइम में ऐसा क्या है कि उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है प्रोटीनेशियस, एक होता है नॉन प्रोटीनेशियस। तो नॉन प्रोटीनेशियस को क्या होता है कि ऐसे और भी बहुत सारे जो भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको वो लेना चाहता है, गैदर करना चाहता है। तो उसी तरीके से, क्योंकि देखो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन दोनों का बना होता है। तो उसमें प्रोटीन भी रहते हैं, इंटीग्रल होता है, पेरिफेरल होता है। तो उसमें वही नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी होता है उस प्रोटीन का। तो उसमें क्या होता है, जो एम्बेडेड होता है, तो इसमें भी क्या है, जब ग्रुप ऑफ प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं ना सेल मेम्ब्रेन में, तो वो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्म ले लेता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो प्रोटीन जो है, प्रोटीन का जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें ऐसा 5 कॉम्प्लेक्स है जिसको मैं 1 बाय 1 बताती हूँ। तो वो क्या होता है, मैट्रिक्स में ऐसा वो कॉम्प्लेक्सेस रहता है, वो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स रहता है। एक है ये ये होता है 1, ये है तुम्हारा 3, ये है 2, फिर ये है 4, और 3 ये वाला होता है। आई एम सो सॉरी अगर थोड़ा ब्लड हो गया शायद। ठीक है, देखो ये 1 होता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाया मैंने, नॉन प्रोटीन, प्रोटीन का जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है उसका कॉम्प्लेक्स है, वो सब गैदर होकर एक प्रोटीन का पार्ट बना रहे हैं, जिसमें है ये कॉम्प्लेक्स 1 2, सॉरी 1 2 3 4। ये 3 है, ये 3 है, 1 2 3। ठीक है, समझिए 1 2 3 4, 4 कॉम्प्लेक्स का बनता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो NADH2 और ये FADH2 जो आता है, वो किस तरीके से अपना, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भी और हाइड्रोजन भी है, तो किस तरीके से वो अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन देता है और कैसे कैसे होता है और किस तरीके से उसमें एनर्जी निकलती है। मैंने बताया कॉम्प्लेक्स 5, तो बोलो कि यहाँ तो 4 ही बताए, वो 5वां मैं बाद में बताऊँगी, पहले इसमें इसका पूरा काम ख़त्म हो जाएगा तब वो कॉम्प्लेक्स 5 में बताऊँगी। देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता है NADH2
जो है NaDH2 है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है। तो वो क्या करता है, ये जो है ना, सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पर FMS को देता है। ठीक है, ये सब तो याद ही करना पड़ेगा, ये सब भी वो इलेक्ट्रॉन कैरियर जैसा होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा। ये क्या करता है, अपना NaDH एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन FMS को दे, फिर ये FES को ये इलेक्ट्रॉन फिर FES को देता है। और उसके बदले क्या होता है, जो ये NaDH2 है ना, ये NAD में चेंज हो जाता है। और यहाँ जो H+ है वो यहाँ पर H+ यहाँ छूट जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये NaDH2 अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे क्यों रहा है, इसका कोई तो रीज़न होगा। तो देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन दो। इसमें ओवरऑल होता क्या है, एकदम ऐसा होता है जैसे सपोज हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, एक देता है बॉल, जैसे कोई बैट्समैन एक बॉल को मारा, लाइक ये बैट्समैन एक बॉल को उसने मारा, तो क्या होता है, उसका छक्का नहीं देना है, जैसे 6 नहीं जाना चाहिए, 4 नहीं जाना चाहिए, और वो ऊपर उछला दिया है वो बॉल को, तो सब चाहेगा ना वो कैच कर ले। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक कैच किया लेकिन बाउंड्री के पास जा रहा है तो वो फिर से फेंकता है, तो दूसरा कैच करता है, फिर ऐसा होता है। तो क्या होता है, जब तुम कोई चीज़ प्रोसेस करो, जैसे तुम कोई चीज़ कैच करने की कोशिश कर रहे हो, ऊपर उछल रहे हो, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारी एनर्जी लूज़ होती है ना। तो इसमें भी वही होता है, ये NaDH2 क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन FMS को देता है। तो ये अपना एनर्जी लूज़ किया, फिर ये FMS अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन रख के अपने आप को रिड्यूस नहीं करना चाहता है। ठीक है, सब अपने आप को नॉर्मल रखना चाहता है, तो सब अपना इलेक्ट्रॉन पास करते रहता है। तो ये NaDH2 से FMS में जाता है, फिर ये FMS अपना इलेक्ट्रॉन FES को पास करता है, और ये FES जो है ना अपना इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनॉन को पास कर देता है। ठीक है, यूबीक्विनॉन का स्पेलिंग उसको हम लोग Q से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है तो क्या हो रहा है, उसके बदले एनर्जी लूज़ हो रही है, इसकी FMS की, FES की। तो वो जो एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी क्या हेल्प करती है, यहाँ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस हाइड्रोजन को इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ले जाने के लिए। ठीक है, तो FADH2 से जो हाइड्रोजन निकला वो अपना इलेक्ट्रॉन पास करते करते क्या किया, उसका एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन पास करने में जो भी एनर्जी लगा, वो एनर्जी का यूज़ करके ये हाइड्रोजन जो है इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चला जाता है। ठीक है, अब ये यूबीक्विनॉन तो ले लिया, अब फिर क्या होता है, यूबीक्विनॉन ले लिया, उसके बाद फिर ये यूबीक्विनॉन QH यूबीक्विनॉन H2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब ये यूबीक्विनॉन 2 H2 में जो कन्वर्ट हुआ, अब ये यूबीक्विनॉन 2 क्या करता है, ये देता है अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B में, और फिर वो इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ जाता है, FES के पास, और फिर से वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, यहाँ पर मैंने छोटा बना दिया, बट उसके बाद FES से जाता है साइटोक्रोम C1 के पास जाता है। तो देखो, NaDH2 अपना इलेक्ट्रॉन FMS को दिया, फिर FES के पास गया, फिर यूबीक्विनॉन, फिर यूबीक्विनॉन H2, फिर वो यूबीक्विनॉन H2 जो है वो ये जो साइटोक्रोम B है ना, इसके पास दे देता है। ठीक है, उसके बाद यूबीक्विनॉन B साइटोक्रोम B जो है फिर FES को, फिर FES जो है साइटोक्रोम C1 के पास वो एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन पास करता है। इस इलेक्ट्रॉन के पास करने का मकसद क्या है, इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहा है उससे एनर्जी निकल रही है, एनर्जी खर्च हो रही है, वो एनर्जी हाइड्रोजन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ले जाने के लिए काम आ रही है। ठीक है, क्या होता है लास्ट में जो ये भी यूबीक्विनॉन वाला है ना, इसका भी हाइड्रोजन इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चला जाता है, क्योंकि हमें क्या है, हाइड्रोजन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है H+ के पास। तो वो जब जब इंटरमेम्ब्रेन में हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो एक ग्रेडियंट प्रेजेंट हो जाएगा, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस हो जाता है दो मेम्ब्रेन के बीच में। तो क्या होता है, वो हाइड्रोजन चाहेगा कि हम निकल के इसका यूज़ करें, तो फिर एक पैसेज दे दिया जाता है, उस वो हाइड्रोजन क्या होता है फिर बाद में जाके ATP में कन्वर्ट हो जाता है। एक मुझसे छोटी सी गलती हो गई कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 होता है, फिर यहाँ होते हैं कॉम्प्लेक्स 3, और ये कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में कॉम्प्लेक्स 2 होता है। ये जब पढ़ोगे बुक में तो उसमें लिखा हुआ है 3 और 4 के बीच में ये कॉम्प्लेक्स 2 होता है, बट मैंने अभी तक कॉम्प्लेक्स 2 का यूज़ क्यों नहीं किया वो भी मैं बताती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वो मैंने गलती से यहाँ बना दिया था, बट वो 3 और 4 के बीच में होता है कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, इसलिए मैंने रेड पेन से लिख दिया ताकि थोड़ा हाईलाइट और दिखे अच्छे से। ठीक है, तो फिर साइटोक्रोम C1 के बाद वो जाता है साइटोक्रोम C के पास, फिर वो साइटोक्रोम C के से जाता है इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A एंड देन साइटोक्रोम A3 के पास वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अब देखो साइटोक्रोम ए3 में जाने के बाद इसका कहीं तो मंजिल होगा ना। जैसे लास्ट में क्या होता है, लोग कैच कर लेते हैं, चलो कितना भी लोग को ऊपर नीचे हुआ, जैसे एक नहीं पकड़ पाया कैच तो दूसरे को फेंक दिया ताकि दूसरा पकड़ ले। तो लास्ट में वो बॉल पकड़ने का मकसद क्या होता है, कुछ तो मकसद होता है ना कि वो, हाँ, वो जो फील्डर है उसको फेंकेगा वहाँ पर जो बैट के पास है ताकि उसको विकेट पे डाल सके, ताकि वो आउट हो जाए। तो वैसा ही मेन मकसद होता है इस इलेक्ट्रॉन का। वो क्या होता है, वो धीरे धीरे जाता है और लास्ट में यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। वही ऑक्सीजन जो होता है ना, ये बैठा रहता है कि अब मेरे पास आएगा। वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धीरे धीरे आता है और यहाँ हाइड्रोजन भी आता है और इलेक्ट्रॉन भी आता है, ठीक है। वो दोनों आएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर लास्ट एक्सेप्टर ऑफ बोलते हैं ना, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है, तो वही है ऑक्सीजन। तो वही जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है। तो उससे क्या होता है, वाटर बनता है। और फिर ये वाटर जो बना उसके बाद भी जो होता है, जो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बचता है ना, वहाँ बचता ही है, वो भी क्या होता है, इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंक देता है। और एक यहाँ जो यूबिक्विनोन H2 बना, यहाँ से भी हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ ऊपर फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो एक कब फेंका, जब NADH2 से जब अपना NADH2 जब अपना इलेक्ट्रॉन FMS FES को दिया, तब एक हाइड्रोजन यहाँ पर गया। इसका एनर्जी जैसे से लूज़ हुआ, वो एनर्जी का यूज़ किया हाइड्रोजन को यहाँ इंटर मेम्ब्रेन में फेंकने के लिए। फिर यूबिक्विनोन H2 जो बना, उससे भी हाइड्रोजन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में गया। एंड देन लास्ट में क्या होता है, जो वाटर बना उसमें भी जो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा अमाउंट में है वो भी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चला जाता है। फाइनल एक्सेप्टर कौन है ऑक्सीजन का, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। अब बोलोगे भाई ये कॉम्प्लेक्स 2 का क्या करना है, ये तो ऐसे ही रह गया। नहीं, हम लोग वहाँ पर क्या पढ़े थे, जब क्रेब साइकिल पढ़े तो वहाँ NADH2 और FADH2, क्योंकि NADH2 और FADH2 सबस्ट्रेट लेवल का नहीं था। सबस्ट्रेट लेवल का मतलब क्या था, जहाँ पर डायरेक्ट ATP बन रहा था। तो डायरेक्ट ATP कहाँ बना था, एक जगह बन रहा था ना, GDP से GTP, और फिर वो GTP जो है वो हेल्प करता है ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए। तो वहाँ तो सबस्ट्रेट लेवल का हो गया, वहाँ डायरेक्ट हमें ATP मिल गया। लेकिन NADH2 ही और FADH2 बना था ना, वो लोग का एक मॉलिक्यूल का वैल्यू तो है 3 ATP और FADH2 का 2 ATP, लेकिन वहाँ डायरेक्ट तो नहीं बना ना, जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नहीं गया। तो NAD का तो बात कर दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है वो FAD के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या है, FAD का, तो FADH2 जो है वो भी सेम ही होता है, FAD में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ हाइड्रोजन मिला। और ये अपना इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर क्या होता है, FMS को दे दी, तो ये FMS को ना देके डायरेक्ट FES को देती है, और फिर वो डायरेक्ट ये वाला होता है FES, और फिर ये यूबिक्विनोन के पास जाता है, फिर यूबिक्विनोन H2, फिर साइटोक्रोम B FES, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, एंड देन फाइनली ऑक्सीजन। मतलब सेम वैसा ही होता है। और इसमें इसके इलेक्ट्रॉन जाने में जो खर्च जो भी होता है, उसके हेल्प से वो क्या करती है, वो जो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो भी क्या करती है, इसको यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुँचा देती है। तो अब क्या हुआ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कुछ ज़्यादा या हाइड्रोजन हो गया, हमें उस हाइड्रोजन हमें पता है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, तो वो अपने पावर का कहीं तो इस्तेमाल करेगा, वो अपने पावर का कहीं तो इस्तेमाल करेगा ना। तो क्या होता है उसको हम लोग एक स्पेस देते हैं, एक पाथ देते हैं जहाँ से वो क्रॉस करेगा। जैसे क्या होता है, टॉल होता है ना, टॉल सर्विस होता है, जैसे हम लोग जाते हैं रोड पे तो गाड़ी एक जगह रुकती है, तो क्या होता है, हम लोग को आगे बढ़ने के लिए उसे कुछ पैसे देने पड़ता है, तब वो हमें आगे बढ़ाती है। तो क्या है, हमें नेसेसरी क्या है, हमें अपने डेस्टिनेशन पहुंचना है, तो बीच में जो टॉल होता है, टॉल सिस्टम, उसमें हमें पैसे देने पड़ते हैं, तभी हम लोग को वो आगे जाने देगी। तो अगर हमें जाना इंपॉर्टेंट है, हमारी डेस्टिनी, हमें वहाँ जाना, सपोज़ वहाँ हमारा एग्जामिनेशन सेंटर है, तो वहाँ तो जाना हमारा पर्पस है, हमें जाना ही है, जाना चाहे वो कुछ भी हो जाए, होता है ना वैसा। तो उस तरीके से क्या होता है, बीच में अगर टॉल होता है तो हमें जितना ही पैसे मांगते हैं, वैसे तो लिमिटेड रहता है, लेकिन देते हैं हम लोग, ऐसा तो नहीं रहता ना बिना दिए, क्योंकि वो तो आगे बढ़ने नहीं देगा। तो उसी तरीके से जो होता है, हाइड्रोजन के पास बहुत एनर्जी है, तो वो चाहता है कि यूज़फुल सब्सटेंस में चेंज कर दे ताकि हमें यूज़ पड़े। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक पाथवे दे देते हैं कि तुम अगर इसमें से क्रॉस करोगे, तो अगर तुमको यहाँ से क्रॉस करना है, मतलब उसको ना उस स्पेस से निकलना है, उसको जाना है कहीं, उसके पास बहुत एनर्जी, वो कैसे भी तोड़ देगा,
मतलब तोड़ेगा नहीं, मतलब बोलने को है कि वहाँ से वो क्रॉस कर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पाथवे दे देते हैं। जैसे टॉल सिस्टम क्या है कि लोग को नेसेसरी, जैसे फ़्लाइट में क्या होता है, तुम्हें अगर ज़रूरी है, जब तुम्हें एट अ टाइम एक दिन पहले लोगे तो जिसका प्राइस 5,000 उसका 10-12 हज़ार दे देगा। बट तुम्हें जाना है तो तुमसे कितने भी पैसे लेगे तो तुम जाने के लिए रेडी हो जाओगे। उसी तरीके से हाइड्रोजन है, उसको निकलना है, उसको कहीं से भी पाथवे दे दो वो निकल जाएगा। तो हम लोग एक ऐसा पाथवे प्रोवाइड कर देते हैं जिससे वो क्रॉस करे तो हमारा यूज़ का सबस्टांस उसमें निकले। तो हम लोग उस टाइम उसको कॉम्प्लेक्स 5 जो एक होता है जिसमें F0 और F1 होता है, और उसके F1 पोजिशन पे, जैसे देखो मैं बना के दिखाती हूँ, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स 5 होता है इस तरीके से। इसको हम लोग F1 कहते हैं और इसको F0 कहते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है वो जब इससे क्रॉस करेगा तो इस F1 में क्या होता है, ATP सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, वो ATP सिंथेटेज एंजाइम से जैसे ही ये हाइड्रोजन पास करेगा तो क्या होगा, ADP क्या होता है, ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारे यूज़ का है। कब, जब हाइड्रोजन इससे पास करेगा। इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं। ठीक है, अब देखो सारी बात तो हो गई कैसे एनर्जी बनता है, किसके वजह से बनता है। हाँ, एक चीज़ तो कहना ही मैं भूल ही गई, इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑक्सीजन, उससे वाटर बनता है। दूसरा क्या है, इसमें पूछोगे मोबिल कैरियर होता है ना, मोबिल कैरियर कौन है, तो उसको यूबिक्विनॉन कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो Fe, FMS, FeS2 ये सब क्या है, जहाँ है वहीं से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ यूबिक्विनॉन क्या है, एक बार यूबिक्विनॉन, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने क्या, यूबिक्विनॉन H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या कह रहा है, कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग मोबिल कैरियर कहते हैं। अब देखो NCERT में तो कॉम्प्लेक्सेस के नाम भी तो हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 सबके नाम है। ठीक है, तो चलो उस नाम को क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, NaDH2 से कन्वर्ट हुआ NAD। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पर निकला था जो कहाँ चला गया था, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। यह है ना तुम्हारा इंटर मेम्ब्रेन, थोड़ी राइटिंग ठीक नहीं है, देख लेना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इसमें क्या है, इसलिए इसको हम कहते हैं NaDH2, हाइड्रोजन हट गया तो डी हाइड्रोजिनेस, इसमें से हाइड्रोजन निकल के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चला गया, इसलिए। दूसरा क्या है, ये जो FADH2 वाला है, FADH2 से FAD बना। अच्छा याद है तुम्हें, मैंने क्रेब साइकिल में बताया था कि जो ये FADH2 वाला है वो क्या होता है, जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, उसके बाद कौन सा होता है, मैलिक एसिड। तो जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब ये वाला बनता है, कौन सा, सॉरी ये वाला FAD से FADH2। इसलिए सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तब वो FAD से FADH2 बनता है, इसलिए इसको हम लोग सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स 3 देखो, इसमें क्या है तुम्हारा, इसमें है तुम्हारा साइटोक्रोम B से FeS, उससे साइटोक्रोम C1। सिंपल नाम, साइटोक्रोम B है, साइटोक्रोम C1 है, तो क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स BC1, इसको कहते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। सब कुछ उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही लिखा हुआ है, तुम्हें बस अच्छे से ध्यान देना है क्या क्या है। साइटोक्रोम BC1। फोर्थ कौन सा है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें देख रहे हो यहाँ साइटोक्रोम C था, उससे इसमें जा रहा है। तो इसमें क्या गौर कर रहे हो, इसका इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन को लास्ट में दे दे रहा है। तो लास्टली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है, मतलब अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके खुद को रिड्यूस नहीं करना चाह रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अब बोलोगे साइटोक्रोम सी कहाँ से आ गया, इसमें तो ए और 3 है, आ कहाँ से रहा है, साइटोक्रोम सी ही ना इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर साइटोक्रोम सी नहीं देता तो ये ले सकता था, तो इसलिए साइटोक्रोम सी दिया अपना ऑक्सीडाइज होने के लिए। फिर ये अपना रिड्यूस हो गया साइटोक्रोम में, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है अपने अपने साइटोक्रोम A3 को कि नहीं भाई तुम रखो, मुझे रिड्यूस नहीं होना, मुझे ऑक्सीडाइज ही रहना है। तो फिर साइटोक्रोम A3 भी क्या करता है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, सब ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, इसलिए इसका नाम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है। और जो लास्ट वाला है, जो इससे हमारा सबसे ज़्यादा काम है, उसका नाम है जो कॉम्प्लेक्स 4, जिसमें F0 और F1 पार्ट बनता है। F0 जो होता है उसका जो ऊपर जो लंबा सा पार्ट होता है वो उसको हम लोग कहते हैं F0, और जो नीचे में नॉट ऐसा पार्ट होता है उसको हम लोग F0 बोलते हैं। सॉरी, ऊपर वाले पोर्शन को F0 कहते हैं, और जो नीचे वाला गोल सा पोर्शन होता है वो नॉट ऐसा दिखता है बट नॉट है नहीं, उसको F1 बोलते हैं। ठीक है। जब उसमें से हाइड्रोजन पास होता है तो ATP बना के देता है, उसको हम लोग ATP सिंथेटेज ही बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्स को। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये इनफ से भी इनफ नॉलेज है, अगर इसको एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लो, 20 मिनट की वीडियो रहती है, उससे ज़्यादा की रहती नहीं है। उसके बाद NCERT पढ़ो, उसके सारे डायग्राम समझ आ जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, आई बेट। तो होप यू गाइस विल लव इट। और मैंने एक बार अच्छे से देखना, मैंने अच्छे से इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, और ETS में सब कुछ समझ आ जाएगा। मैंने ये भी बता दिया कि कौन मोबाइल कैरियर है, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कौन है, वगैरह वगैरह, मतलब NCERT की एक एक लाइन के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अब इससे ज़्यादा तो NCERT में ना लिखा है और ना ही डिस्क्राइब करने के लिए कुछ बचा है। तो होप यू गाइस विल लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।